देखो वीडियोस ऑन करो, जितना कर सकते हो मैक्सिमम लोग। वैसे तो सभी को करना चाहिए। दैट्स इट। चलो। सो क्या कर रहे थे हम लोग पिछली बार? डिफरेंशियल इक्वेशंस। हाँ, बोलो। सर क्वेश्चन डिस्कस किया था और आखिरी पार्ट किया था डिफरेंशियल। ठीक है। और होमवर्क दिया था मैंने, यस सर। कंप्लीट कर लिया सबने? कितना दिया था? सर सर 5 शीट 120 कंप्लीट करनी थी। 5 शीट कंप्लीट करने के लिए, है ना? ठीक है। कितनी प्रॉब्लम्स आई अप्रोक्सीमेटली? सर 4-5। बस? यस सर। यस सर 4-5। ठीक है, तो फिर मैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं। ठीक है, मैं पहले अभी थ्योरी कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का। आज का होमवर्क मैं बता देता हूँ। आज का होमवर्क है एनसीईआरटी में से मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है डिफरेंशियल इक्वेशंस की। कोई बहुत बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, एक दो आ सकती है बस मैक्सिमम। सो वो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास तक। डिफरेंशियल इक्वेशंस प्रॉब्लम्स में नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग द प्रॉब्लम्स। सो थ्योरी में अपने को 2 क्लास लग जाएगा प्रोबेबिलिटी का। ओके, ज़्यादा थ्योरी नहीं है, बट जितना भी है वो पूरा हमें आना चाहिए बिफोर starting with the problems. So let us start with probability. I'll just plan how to start and what should be the sequence. ठीक है, सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है और खूब अच्छे से आना चाहिए। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी जो है वो मेरे ख्याल से सभी जगह पे काम भी आता है, और हर एग्ज़ाम में इसके लिए प्रॉब्लम्स पूछा जाता है। मे बी आगे जाके, जैसे सपोज आफ्टर ग्रेजुएशन इफ़ यू अपीयर फॉर जीमेट है, जीआरई है, आईएएस है, आईपीएस है, कैट है, कोई सा भी एग्जाम हो, सब में प्रोबेबिलिटी पीएनसी थोड़ा कम आता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आता है, बट प्रोबेबिलिटी जो है उसमें पीएनसी काफ़ी काम आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी ऑलमोस्ट आर वेरी मच रिलेटेड चैप्टर्स, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा इन डेप्थ ज़्यादा जाएगा ऑब्वियसली। तो प्रोबेबिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी को कोई ना तो समझने की कोशिश करता है, जैसा मैंने बच्चों का ट्रेंड देखा है, 99% बच्चों का यही ट्रेंड होता है, और ना ही कोई समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि टीचर्स को भी क्लियर नहीं होता है कि बस तुक्के लगाते रहते हैं इधर से उधर कुछ भी। मतलब अगर अपना आंसर 1/4 आ गया, पीछे 1/2 दिया हुआ है, अरे हाँ 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 ये डबल हो जाएगा, चलो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, आंसर मिला दिया, है ना? तो सबका जो विश्वास है बस वो आंसर मिलाने में लगा रहता है।
तो जोड़ तोड़ जुगाड़ कर करा के कैसे भी आंसर मिलाने की कोशिश की जाती है, विच इज अ वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच। वैसे तो ये अपनी बेसिकली जो मेरा मेरा जितना एक्सपीरियंस है, लोगों को जो मैं देखता हूँ, तो हर फील्ड में यही होता है। स्पेशली इंडियंस को मैंने ज्यादा देखा है। ऑफ कोर्स आई हैव कम अक्रॉस विद फॉरेनर्स आल्सो अ लॉट, लेकिन इंडियंस में ज्यादा अप्रोच होती है कि बस कैसे भी लगाओ यार, अभी का काम करो, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। तो बस उसमें हम जुगाड़ लगाने में माहिर हो जाते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम्स हम लोग क्रिएट करते हैं उसकी वजह से, क्योंकि किसी भी चीज को समझना नहीं चाहते हैं, डेप्थ में जाना नहीं चाहते हैं, स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं। जबकि जितना अपन डेप्थ में जाएंगे, स्ट्रगल करेंगे, उतना ही चीजें आसान होती जाएंगी। तो इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मतलब इन नटशेल व्हाट आई वांट टू से, प्रोबेबिलिटी के जो प्रॉब्लम्स करते हो तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और जब एकदम कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ बिल्कुल मैं सही हूं, तो फिर आंसर चेक करना चाहिए। अगर आंसर आपने पहले चेक कर लिया तो फिर हम आंसर के हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं, जो कि रॉन्ग अप्रोच होती है। और आंसर बहुत सिंपल से होते हैं प्रोबेबिलिटी में, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के आंसर्स नहीं होते हैं। तो इसलिए आंसर्स को मिलाना, मैनिपुलेट करके ले आना आसान काम हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी जिंदगी में सीख नहीं पाओगे अगर आंसर मिलाने की कोशिश करोगे तो। ठीक है। और थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी का। ज्यादा नहीं है थ्योरी, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे थ्योरेटिकल चीजें क्लियर हो जाएंगी, सिचुएशन समझ में आने लग जाएगी, तो फिर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस एकदम आसान लगेंगे। अगर समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी, तो इससे ज्यादा आसान चैप्टर नहीं है। क्योंकि अगर डिफिकल्ट प्रॉब्लम आएगा तो फिर अपन कितना भी टाइम लगा दें, वो बहुत ही मुश्किल होता है फिर। लेकिन अगर ज्यादातर 90% क्वेश्चन जो है वो इजी ही आते हैं। इवन एडवांस में भी इजी प्रॉब्लम्स ही आती हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है। कभी कभार कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम आता है प्रोबेबिलिटी में, जिसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा ब्रेन यूज करना पड़ता है फिर। अदरवाइज ठीक से करोगे, और टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे बाकी सब चैप्टर्स में हमें मैनिपुलेशन करना पड़ता है, रिजल्ट तक जाना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। प्रोबेबिलिटी में इतना सब नहीं है। सिंपल सोचा, कॉन्सेप्ट लगाया, और क्विकली आंसर निकल जाता है। सो इट्स अ वंडरफुल चैप्टर, लेकिन अप्रोच एकदम सही होनी चाहिए। अगर बचपना दिखाया तो प्रोबेबिलिटी कभी समझ में नहीं आएगा। तो थॉट्स में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, बचपना नहीं होना चाहिए। तो जल्दबाजी में नहीं करना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व, और प्रॉब्लम सॉल्विंग ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी में। ऑफ कोर्स थ्योरी को एक बार समझ लिया, उसके बाद उसका एप्लीकेशन इज इन द प्रॉब्लम्स, तो वो बहुत अच्छी तरह से करना है। ठीक है। विद दिस नोट स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि सबसे पहले डेफिनेशन आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस चैप्टर प्रोबेबिलिटी में हम लोग जो नोटेशंस यूज करेंगे वो सेट थ्योरी के नोटेशंस यूज करेंगे। तो मैक्सिमम सेट थ्योरी सबको पता है, बेसिक लेवल के सेट थ्योरी मैंने पढ़ा भी दिया था पूरा। तो सेट थ्योरी के नोटेशंस अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। बट जब हम यूज कर रहे हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी के केस में मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ये समझने की जरूरत है कि कहाँ पे क्या मीनिंग है। जैसे कि सैंपल स्पेस की बात करें तो दिस इज जस्ट लाइक यूनिवर्सल सेट। जो वहां पर यूनिवर्सल सेट होता है सेट थ्योरी में, उसी को हम यहाँ पर सैंपल स्पेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरह से समझने के लिए। ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या चीज होती है? आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के कुछ आउटकम्स आए। उन आउटकम्स को अगर हम एक सेट नोटेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। ओके। फॉर एग्जांपल, आपने एक कॉइन को थ्रो किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड एंड टेल को मैंने लिख दिया तो वो सैंपल स्पेस हो गया सेट नोटेशन की फॉर्म में। अगर अपन ने एक कॉइन को थ्रो किया, कॉइन हो गया डाई, एक डाई को थ्रो किया तो डाई में 1 2 3 4 5 6 आएंगे, तो उसको सेट नोटेशन की फॉर्म में लिख दिया तो वो उसका सैंपल स्पेस हो गया। सपोज एक डाई और एक कॉइन दोनों को एक साथ थ्रो कर रहे हैं तो फिर सैंपल स्पेस हो जाएगा इस केस में, सैंपल स्पेस वुड बी
क्योंकि हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, ऐसे हेड के साथ 6 आ सकते हैं, अप टू 6। सिमिलरली टेल के साथ 1 हो सकता है, टेल के साथ 2 हो सकता है, टेल के साथ अप टू 6 तक नंबर्स आ सकते हैं। तो ये इसका सैंपल स्पेस हो गया, इसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। सो सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स, the set of all the outcomes when an experiment is performed, when an experiment is performed। कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया और उसके जितने भी आउटकम्स हैं, अगर वो उनको अगर हम सेट नोटेशन की फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। करेक्ट। सैंपल स्पेस में जो ये जो इंडिविजुअल हमारे पास में आउटकम्स हैं, जिनको हम सेट थ्योरी में एलिमेंट्स भी बोल देते हैं, एलिमेंट्स हैं, तो इनको हम सैंपल पॉइंट या एलिमेंट्री इवेंट्स बोल देते हैं। एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट या सैंपल पॉइंट एक ही बात होती है। ईच आउटकम इन द सैंपल स्पेस इज नोन एज सैंपल पॉइंट और एलिमेंट्री इवेंट। ओके, अब इसके बाद दूसरा डेफिनेशन लेंगे इवेंट। इवेंट, अब आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, उसके कुछ आउटकम्स आए, उनको हमने सेट नोटेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो उसको हमने सैंपल स्पेस बोल दिया। अब इवेंट को डिफाइन करेंगे, तो इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे सपोज इस वाले सैंपल स्पेस की मैं बात करूं, तो मैंने सपोज इवेंट ए डिफाइन किया। इवेंट ए, दैट मींस इवेंट ए विल अकर इफ एन इवन नंबर कम्स। इवन नंबर अगर आता है तो हम बोलेंगे कि इवेंट ए हो गया है। तो इवेंट ए विल अकर इफ एन इवन नंबर कम्स, तो ए में एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे? H2, H4, H6, T2, T4, T6। ये हमने इवेंट डिफाइन कर दिया। एक एग्जांपल दिया मैंने इवेंट के लिए। सपोज इसी सैंपल स्पेस में मैंने दूसरा इवेंट डिफाइन किया। मैंने बोला इवेंट बी विल अकर इफ टेल कम्स। इफ टेल कम्स, अगर टेल आता है तो इवेंट बी होगा। तो उसमें जितने भी टेल के साथ हैं वो सबके सब एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, ये बहुत बहुत ध्यान से समझना है थ्योरी को, क्योंकि बच्चों को मैंने देखा है थ्योरी बिल्कुल समझते नहीं है और प्रॉब्लम्स में जुगाड़ करना शुरू कर देते हैं। तो अभी प्रॉब्लम्स पे बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, 100% थ्योरी क्लियर होगी। क्योंकि जब प्रॉब्लम को हम समझेंगे तो सबसे पहला काम ही यही होता है कि इवेंट्स क्या हो रही हैं, उसके बाद ही हम प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं। उसको बिना समझे ही प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपका क्वेश्चन गलत ही होने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अच्छी तरह से। इसी तरह से अपन और भी इवेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला सी इवेंट, इसी सैंपल स्पेस में मैंने इवेंट सी डिफाइन कर दिया। मैंने बोला कि 7 कम्स, 7 आना चाहिए। अभी 7 तो कभी आएगा नहीं, तो वो नल सेट हो गया। दैट इवेंट विल नॉट अकर। आगे समझ में? ठीक है, सैंपल स्पेस इटसेल्फ इज एन इवेंट। मैंने बोला कि एनी नंबर फ्रॉम 1 to 6 कैन कम, तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही हो गया। ठीक है, तो सैंपल स्पेस इटसेल्फ इज एन इवेंट, है ना। अब इसको सेट थ्योरी से रिलेट करते जाओ। सेट थ्योरी से अगर हम समझे तो ये यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव कर रहा है सैंपल स्पेस। इवेंट ए इसका एक सबसेट हो गया। इवेंट बी, इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। इवेंट सी, ऐसे ही कुछ इवेंट हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे समझ में? ठीक है, तो सेट थ्योरी के नोटेशंस अपन बहुत काम में लेने वाले हैं, और अगर वो ठीक से समझ में आता है तो जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स भी होने लगेंगी सॉल्व।
करेक्ट। सो दिस इज द इवेंट। अब इवेंट में भी कुछ पर्टिकुलर टाइप की इवेंट्स को अपन डिफाइन करेंगे। पर्टिकुलर टाइप की इवेंट्स को हम बोलते हैं जैसे कि इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट यानी सेट थ्योरी से समझे तो उसको हम कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट, नल सेट, फाई, उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जैसे लिया था कि 7 कम्स, अभी 7 तो कभी आएगा नहीं इस वाले सिंपल स्पेस में, देयरफॉर दैट इवेंट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। सिमिलरली श्योर इवेंट, श्योर इवेंट यानी हमेशा होना ही चाहिए, तो श्योर इवेंट का मतलब सैंपल स्पेस इटसेल्फ इज द श्योर इवेंट, वही हो सकता है हमेशा। जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था कि आइदर, चलो चेंज कर देते हैं, आइदर हेड और टेल कम्स, तो वो भी पूरा का पूरा सिंपल स्पेस आ जाएगा, क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो सारे एलिमेंट्स हमें लेने ही पड़ेंगे उस इवेंट में, तो दैट मीन्स सिंपल स्पेस इटसेल्फ, सो दैट इज नोन एज श्योर इवेंट, यानी ये तो पक्का होने ही वाला है, सो दैट इज श्योर इवेंट। तीसरा होता है इक्वली लाइकली इवेंट्स, equally likely events, equally likely events, equally likely events, सारी के सारी इवेंट्स इक्वली लाइकली होनी चाहिए। वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है इक्वली लाइकली इवेंट्स, नाम से क्या समझ में आ रहा है, ऐसी इवेंट्स जिनके होने के चांसेस, जिनके अकरेंस के जो चांसेस हैं वो इक्वल हों। ओके, जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, अगर हमने एक कॉइन लिया, अब अगर बायस्ड कॉइन नहीं है, मतलब सिंपल कॉइन है, कुछ भी हमने उसमें चेंज नहीं किया है, तो उसको हम अनबायस्ड कॉइन भी बोलते हैं, इम्पार्शियल कॉइन भी बोलते हैं, मतलब कॉइन इज फेयर, फेयर कॉइन भी बोल सकते हो। तो उसमें हेड या टेल के आने के चांसेस इक्वल होंगे, तो आइदर हेड कम्स और टेल कम्स, दीज टू इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। इसमें हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं, इसमें हम ये नहीं बता सकते हैं कि हेड ज्यादा बार आएगा या टेल ज्यादा बार आएगा, तो उसको, उन इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली बोल देते हैं। ओके, लेकिन सपोज मैंने उसी कॉइन में एक साइड में वेट लगा दिया, कोई भी, जैसे मैग्नेट ही लगा दिया, सपोज करो हेड की साइड में मैग्नेट लगा दिया मैंने, यानी वेट हो गया ज्यादा, तो फिर टेल आने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। तो वो जो हेड वाला पार्ट है वो हमारा अर्थ की तरफ जाएगा, ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, तो टेल आने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो उस केस में हम कॉइन को फेयर नहीं बोलेंगे, हम कॉइन को बोलेंगे बायस्ड कॉइन, या हम बोलेंगे कि द इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, हेड या टेल आने के चांसेस आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई द इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली। आ गया समझ में सबको? ठीक है। सो इस तरह की जो केसेस होते हैं वहां पर हम देखते हैं कि उन इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी ये लिया था, सिंपल ये वाला लिया था, तो उसमें सारी इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं, हमें नहीं पता है कि कौन सा ज्यादा बार आने के चांस है और कौन सा कम आने के चांसेस हैं, दे आर ऑल इक्वली लाइकली इवेंट्स। लेकिन जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, ऐसा ही हो सकता है, जैसे सपोज करो एक रेस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो एंड देयर आर टू से हॉर्सेस, और एक हॉर्स जो है वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, तो बोलेंगे डेफिनेटली हॉर्स ए एंड बी आर नॉट इक्वली लाइकली टू विन, दोनों में चांसेस जीतने के सेम नहीं है, बिकॉज अगर ए हॉर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसके जीतने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली नहीं बोलेंगे। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वली लाइकली इवेंट्स एंड द इवेंट्स विच आर नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट बताया, श्योर इवेंट बताया, एलिमेंट्री इवेंट बताया, इक्वली लाइकली इवेंट्स बताया। ठीक है, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड देन एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिल्कुल सेम है जो हम लोग सेट थ्योरी में लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स,
वहां पे बस नाम चेंज हो जाता है। डिसजॉइंट सेट्स, ऐसे दो सेट्स जिनमें की कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं हो, तो उन सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। इवेंट्स के केस में, प्रोबेबिलिटी के केस में, two or more events are said to be mutually exclusive if कौन से नंबर का पॉइंट है ये? यहाँ पे क्या था? थर्ड था या फोर्थ था लास्ट में? लास्ट में थर्ड था। 1 2 3 4 mutually exclusive events, mutually exclusive events. So two or more events are said to be mutually exclusive events if no two of them can happen simultaneously. कोई भी दो इवेंट एक साथ नहीं होनी चाहिए। ओके, जैसे मैंने एक डाई को थ्रो किया, अभी मैं सैंपल स्पेस ले रहा हूं, डाई को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने दो इवेंट्स को डिफाइन किया। इवेंट ए विल अकर इफ एन ऑड नंबर कम्स, इवेंट बी विल अकर इफ एन इवन नंबर कम्स। तो ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गया, क्योंकि अगर ऑड नंबर आ गया तो इवन नंबर नहीं आ सकता है, और अगर इवन नंबर आ गया तो ऑड नंबर नहीं आ सकता है। सो दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गया। करेक्ट। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, सेट थ्योरी से भी समझ सकते हैं। डिसजॉइंट सेट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल सकते हैं इन अ सेंस। ओके, सो देयरफॉर वी से E1, E2, E3, En are n events if they are mutually exclusive, are mutually exclusive if EI intersection EJ is equal to null set phi, impossible event, for I is not equal to J. When I and J are different, कोई भी दो इवेंट ले लें, दोनों का इंटरसेक्शन, अभी इंटरसेक्शन का मीनिंग वही समझ लो जो सेट थ्योरी में होता है, बट प्रोबेबिलिटी के सेंस में क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद आएगा। ओके, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी किसी भी दो इवेंट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी दो इवेंट एक साथ अकर नहीं करनी चाहिए। तो उस तरह की इवेंट्स को, उस तरह की सेट ऑफ इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। नाउ फिफ्थ, exhaustive events. Exhaustive events, a set of events is said to be an exhaustive set of events if at least one of them happens. If at least one of them happens, what I mean to say by that, जैसे सपोज करो कि ये सैंपल स्पेस है, ये E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे खूब सारी इवेंट्स हैं। लेकिन सबका यूनियन का मतलब सबका कॉम्बिनेशन मिलके सैंपल स्पेस होना चाहिए, और सैंपल स्पेस तो श्योर इवेंट होता ही है। तो वी से दैट E1, E2 up to En are exhaustive events if union of EI, I goes from 1 to N, that means E1 union E2 union E3 so on up to union En, सबका यूनियन मिलके हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए।
अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। द इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब देखो इंटरसेक्शन और यूनियन, वैसे अभी नोटेशन से अपन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, बट एकदम क्लियर है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दिस एंड दिस शुड हैपन, EI एंड EJ दोनों होना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट कर देते हैं उस इवेंट को। सिमिलरली यूनियन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, अगर मैंने लिखा E1 यूनियन E2, इसका मतलब है आइदर E1 हैपन्स और E2 हैपन्स और बोथ ऑफ देम हैपन। या तो E1 हो रहा है या E2 हो रहा है या दोनों हो रहे हैं, तब हम बोलते हैं कि E1 यूनियन E2 हैपन्स। यूनियन का मतलब ये होगा। तो यहां पर इसका मीनिंग है आइदर E1 इज हैपनिंग और E2 इज हैपनिंग और E3 इज हैपनिंग और EN इज हैपनिंग और 2 ऑफ देम आर हैपनिंग और 3 ऑफ देम आर हैपनिंग और ऑल ऑफ देम आर हैपनिंग, सब इसमें इंक्लूड हो गया है। तो सबका यूनियन मिलके अगर सैंपल स्पेस आ जाता है, वेन डायग्राम से देखें तो ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो हम इस तरह की इवेंट्स को बोलते हैं एग्जॉस्टिव। यानी इन सारे इवेंट्स में से कम एक इवेंट तो पक्का होगा ही होगा। तो दैट सेट ऑफ इवेंट्स इज सेड टू बी एन एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स। इस तरह की इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। क्या ये आगे सबको समझ में? यस, आवाज नहीं आ रही मेरे पास? यस सर। आ गया पक्का समझ में? ठीक है। नाउ अब दोनों को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं, यानी दोनों का यूज करें, फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों डेफिनेशंस का यूज करें, यानी सिक्स्थ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, exclusive and exhaustive. Mutually exclusive and exhaustive events. A set of events are said to be mutually exclusive and exhaustive events if the union of all of them should be equal to the sample space, but at the same time there should not be any common element between any two events. Okay, यानी अगर हम इवेंट्स की फॉर्म में बोले, इसको अकरेंस की फॉर्म में बोले, तो हम बोलेंगे एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट शुड हैपन, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट शुड हैपन। ये तो एग्जॉस्टिव होने की कंडीशन हो गई। फिर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि कोई भी दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकती हैं, तो एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट शुड हैपन and only one event will happen for sure। या हम ऐसे बोल दें exactly one event will happen and will happen for sure, क्योंकि कोई भी दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकती हैं, तो एक ही इवेंट होगा। और एग्जॉस्टिव होने की वजह से कोई ना कोई एक इवेंट तो होना ही चाहिए। इसका मतलब exactly one event will happen and will happen for sure, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आया समझ में? ठीक है, बहुत ही जबरदस्त टेक्निकल वर्ड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं कि अपन कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारी और भी बातें होती है, बट मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक कंपनी जो है, कोई भी कंपनी होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं काम करने वाले, और टीम में काम करना होता है। स्पेशली इंजीनियर्स को, इंजीनियर्स तो अकेले तो काम बहुत ही रेयर केसेस में ही कर पाते हैं, क्योंकि सो मेनी थिंग्स आर को रिलेटेड। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर है तो आपको मैकेनिकल की भी जरूरत पड़ सकती है, इलेक्ट्रिक की भी जरूरत पड़ सकती है, फिर सारे लोग एक टीम में काम करते हैं। तो वहां पर जो है फंडा ये होना चाहिए कि ऑल ऑफ द पीपल, टीम वर्क जो है वो सक्सेसफुल तभी होगा when all of them work mutually exclusively and exhaustively। मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ में आया, थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ऑल ऑफ देम वर्क म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली मतलब सबको अपना अपना फ्रीडम मिलना चाहिए,
सब अपने अपने तरीके से काम करें, लेकिन एग्जॉस्टिवली करें। दैट मीन्स सबका मोटो एक ही होना चाहिए, द अल्टीमेट प्रोडक्ट, द अल्टीमेटली द कंपनी शुड बी बेनिफिटेड, दैट शुड बी द एम। ठीक है, यही बात हम फैमिली में भी अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली में भी यही होना चाहिए कि अ फैमिली विल बी हैप्पी इफ ऑल ऑफ देम वर्क म्यूचुअल एक्सक्लूसिवली बट एग्जॉस्टिवली। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, सो अ सेट ऑफ इवेंट्स आर सेट टू बी mutually exclusive and exhaustive if no two of the events happen together or simultaneously, but at the same time exactly one event should happen. तो दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं कि exactly one event will happen and will happen for sure, होगा ही होगा, तब हम बोलते हैं mutually exclusive and exhaustive events। ठीक है, वेन डायग्राम से समझना चाहें तो बिल्कुल आसान हो गया। अभी जो मैंने यहां बताया उसमें कॉमन एलिमेंट्स भी थे, बट यहां पर इस केस में कॉमन एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ हो जाएगा। E1, E2, E3, En, E4 एटसेट्रा, कोई भी दो इवेंट में कॉमन एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन सारी इवेंट्स का सेट मिलके सैंपल स्पेस बनना चाहिए। तो हम उस तरह की इवेंट्स को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आ गया समझ में? नेक्स्ट डेफिनेशन आता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट का मतलब होता है इट इज द हैपनिंग ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्री इवेंट। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट अगर हो रही हैं तो हम उसको बोल देते हैं कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट, if two or more than two events are happening, elementary events are happening, then we call it a compound event। ठीक है, so that these are the definitions, few definitions। let me check अगर कुछ बच तो नहीं गया है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया रैंडमली, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इक्वली लाइकली एग्जॉस्टिव कंपाउंड, हो गया खत्म। ठीक है, सो दीज आर सम डेफिनेशंस ऑफ द definitions of the events and the sample space and the experiment। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का जो क्लासिकल डेफिनेशन है, क्लासिकल इसलिए बोला जाता है कि शुरू में जब आदमी को ज्यादा समझ नहीं थी तो उसने यही सोचा कि सारी इवेंट्स एक जैसी होती हैं, यानी इक्वली लाइकली होती हैं, तो उसी के लिए प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन दिया गया है ना। स्पेशली जब लोग गैम्बलिंग करते थे या इस तरह की चीजें जहां पर कि मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके कुछ निकालना चाह रहे थे वो, कि इसके कितने चांस है, उसके कितने चांस है एटसेट्रा, तो उसमें यही अज्यूम करते थे। अजम्पशन, अजम्पशन इज अ वेरी डेंजरस थिंग। जैसे साइंस के जितने भी रिजल्ट्स हैं वो सब कुछ ना कुछ किसी न किसी अजम्पशन के ऊपर बेस्ड ही हैं। तो अगर आपका अजम्पशन सही नहीं है तो आप डेफिनेटली कंक्लूजन तो बहुत ही गलत निकालने वाले हो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द अजम्पशन। तो यही अजम्पशन था कि सारी इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया गया कि probability of an event in case of equally likely events, if all the events are equally likely events in a given sample space, then the probability of an event will be defined as the number of favorable outcomes divided by total number of outcomes। very simple definition। so number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, probability P of A या कैपिटली यूज करेंगे, P of A is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes for the event A, number of favorable outcomes for the event A divided by total number of outcomes in the sample space is known as the probability of the event A provided, be careful about this, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को,
This definition is only valid when all the events in the sample space are equally likely. आगे समझ में? जैसे मैंने सैंपल स्पेस लिया H1, H2, H6, T1, T2, T6 इस तरह से लिया, यानी एक डाई और एक कॉइन को थ्रो किया एक साथ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑफ एटलीस्ट 4, मिनिमम 4 आना चाहिए, मिनिमम नंबर 4, यानी 4, 5, 6, या तो 4 आए या 5 आए या 6 आए, तो H4, H5, H6 आ सकते हैं, या T4, T5, T6 आ सकते हैं. तो 6 एलिमेंट्स आर फेवरेबल टू अस. 6 divided by total 12 elements are there. 6 divided by 12 यानी 1/2 हो गया. Correct? That is the probability of the event that at least number 4 comes. यानी 4 या 5 या 6 आ जाए. Okay? ऐसे ही कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं अपन बोलें कि what is the probability of coming of 3, तो या तो H3 आएगा या T3 आएगा, तो 2 divided by 12 हो जाएगा. लेकिन ये उन्हीं केसेस में है जब सारी की सारी इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं. जब इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होती हैं तो कैसे डील करेंगे, ये धीरे धीरे आगे समझ में आएगा. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. नोटेशंस. सर हाँ सर अभी इस क्लासिकल डेफिनेशन में जो कंडीशन आपने बोली सर, उसमें इवेंट्स थोड़ी ना इक्वली लाइकली होंगे, उसमें एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे ना इक्वली. एलिमेंट्री इवेंट्स, हाँ एलिमेंट्री इवेंट्स ही बोला मैंने. ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स आर इक्वली लाइकली. तभी तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को डिफाइन कर रहे हैं. तो वहां पे मतलब यही था, एलिमेंट्री इवेंट से मतलब है ऑल सैंपल पॉइंट्स या एलिमेंट्री इवेंट्स आर इक्वली लाइकली. ओके सर. ठीक है. इन द सैंपल पॉइंट, इन द सैंपल स्पेस बोला था मैंने, तो उसका मीनिंग वही है, एलिमेंट्री इवेंट्स. ऑल द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली. जब मैं बोल रहा हूं इन द सैंपल स्पेस, इसका मतलब ऑब्वियसली एलिमेंट्री इवेंट से ही है मेरा. ठीक है. ओके सर. हाँ, करूं प्रोसीड. नाउ नोटेशंस. नोटेशंस अपन यूज करेंगे, तो नोटेशंस भी अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए. जैसे कि सबसे पहले नोटेशन यूज करते हैं A यूनियन B और A प्लस B. कुछ लोग ये वाला नोटेशन भी यूज करते हैं, कुछ लोग ये वाला नोटेशन भी यूज करते हैं. ठीक है. प्लस का मतलब कोई ऐड नहीं कर रहे हो दो इवेंट्स को, इवेंट कैसे ऐड होंगी. ठीक है. तो इवेंट्स को अपन ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नोटेशंस हैं ये वाले, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अभी हम लोग ज्यादातर यही यूज करते हैं, ये काफी कम हो गया A प्लस B यूज करना. फिर भी अगर कहीं पे काम आ जाए तो समझने की जरूरत है. दैट मीन्स दिस इज अ न्यू इवेंट, दिस इज अ न्यू इवेंट विच विल हैपन इफ आइदर इवेंट A occurs और B occurs और बोथ ऑफ देम occur. यानी यूनियन, जो हम वेन डायग्राम से भी जानते हैं, आइदर A happens or B happens or both of them happen, then we say that event A union B is happening. ये another event है जो हम बोलते हैं कि this event will occur if either A happens or B happens or both of them happen. इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, event A union B will occur if at least one of the events A or B happens. दोनों में से कम एक इवेंट होना चाहिए, या तो A हो रहा है या B हो रहा है या दोनों हो रहा है. तो हम बोलेंगे कि इवेंट A यूनियन B is occurring, is happening. ठीक है. सेकेंड, A इंटरसेक्शन B और AB, सिंपली AB. ये कोई मल्टीप्लीकेशन ऑफ इवेंट्स नहीं है, नोटेशन है एक तरह से. सो दिस इज अ न्यू इवेंट विच विल अकर इफ इवेंट A as well as event B both of them occur simultaneously. दोनों इवेंट्स अगर हो रही हैं तो हम बोलते हैं कि A इंटरसेक्शन B हो रहा है.
ये वाला सिचुएशन है। बिल्कुल सेट थ्योरी के नोटेशंस हैं, तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू रिमेंबर। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, बस मीनिंग चेंज हो जाएगा। थर्ड इवेंट जिसको हम ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं, कुछ लोग ए बार भी लगा देते हैं। दिस इवेंट विल हैपन इफ ए डज नॉट हैपन। अगर ए नहीं हो रहा है तो हम बोलते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। यानी अगर हम समझे सेट थ्योरी के हिसाब से तो ऐसा कुछ सिचुएशन है, सैंपल स्पेस हो गया, ये वाला ए हो गया तो बाहर वाला ए डैश हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट विल हैपन इफ ए डज नॉट हैपन। फोर्थ, अब जैसे हम कई सारे नोटेशंस अपने आप भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब ए इज हैपनिंग एंड बी इज नॉट हैपनिंग। करेक्ट। जैसे सपोज मैं शो करना चाह रहा हूं इसको वेन डायग्राम में, तो मैं इस तरह से शो करूंगा इसको। ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया। ए तो हो रहा है लेकिन बी नहीं हो रहा है, तो बी का जो कॉमन पार्ट है ए के साथ वो हटा देंगे हम, क्योंकि बी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स दिस पार्ट, द शेडेड पार्ट, this will give us or this will show us that A is happening but B is not happening, which is same as, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं A minus B या A excluding B, दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। A हो रहा है बट B नहीं होना चाहिए। करेक्ट। ऐसे ही और कुछ भी इवेंट्स डिफाइन कर सकते हो, जैसे डिफाइन किया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दैट मीन्स नाइदर ए इज हैपनिंग नॉर बी इज हैपनिंग। ए नहीं हो रहा है एंड बी भी नहीं हो रहा है, सो नाइदर ए इज हैपनिंग नॉर बी इज हैपनिंग। ऑब्वियसली वेन डायग्राम से सोचोगे, ये सैंपल स्पेस हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो डेफिनेटली बाहर वाला पार्ट आ जाएगा, नाइदर ए नॉर बी, दिस इज हैपनिंग। करेक्ट। सपोज मैंने यूज किया ए सबसेट ऑफ बी, ये वाला मैंने नोटेशन यूज किया सिक्स्थ वाला, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, दैट मीन्स मीनिंग तो सब लोग जानते ही हो, ए यहां हो गया, बी कहीं बाहर हो गया, ऐसा। ओके, तो मैं दो सेंटेंस बोलूंगा, तुम लोग को बताना कि कौन सा वाला सही है। हैपनिंग ऑफ ए इंप्लाइज हैपनिंग ऑफ बी है, या हैपनिंग ऑफ बी इंप्लाइज हैपनिंग ऑफ ए है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हैपनिंग ऑफ ए इंप्लाइज हैपनिंग ऑफ बी, और हैपनिंग ऑफ बी इंप्लाइज हैपनिंग ऑफ ए। Sir, happening of B implies that that A is happening. एक एक सबकी बात सुनूंगा। आणवी ने बोला हैपनिंग ऑफ बी इंप्लाइज हैपनिंग ऑफ ए, कैसे होगा? बी अगर हो रहा है तो ए होगा, यू आर सेइंग दैट। गलत हो गया ना। मान लो ये वाला एलिमेंट आ रहा है हमारे पास में, तो बी तो हो रहा है लेकिन ए कहाँ हो रहा है? हाँ. सब लोग रॉन्ग ही समझते हैं ज्यादातर इसको। हैपनिंग ऑफ ए इंप्लाइज डेफिनेटली हैपनिंग ऑफ बी, बट नॉट द अदर वे अराउंड। हैपनिंग ऑफ बी implies happening of A is not correct, क्योंकि happening of B में तो बाहर वाला कोई एलिमेंट भी आ सकता है, वो आ गया तो A थोड़ी हो रहा है। लेकिन अगर A हो रहा है यानी कि B तो डेफिनेटली हो ही रहा है।
सो ए सबसेट ऑफ बी का मतलब हो जाएगा हैपनिंग ऑफ ए implies happening of B. That is the meaning of this event. बस इस तरह से अपन और खूब सारी इवेंट्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। आगे समझ में? नाउ थ्योरम्स, कुछ थ्योरम्स लेंगे जहां से अपन काफी सारे रिजल्ट्स प्रूव करने वाले हैं। सबसे पहला थ्योरम है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, if A and B are mutually exclusive events, mutually exclusive, then P of A intersection B, or rather I should say P of A union B is equal to P of A plus P of B. दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो हमने क्लेम किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, या तो कम से कम एक हो रहा है इन दोनों में से, या इसी बात को ऐसे बोलें, आइदर ए इज हैपनिंग और बी इज हैपनिंग और बोथ ऑफ देम आर हैपनिंग, वन एंड द सेम थिंग। डायग्राम बनाया जैसे मैंने यहां पर वेन डायग्राम से सोचें, सिंपल स्पेस हो गया, ए एंड बी, सॉरी A and B are mutually exclusive, तो कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, A and B, करेक्ट। सो सपोज A में जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो M1 है और B इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स M2 हैं, और जो सैंपल स्पेस है उसमें टोटल आउटकम्स N है। तो P ऑफ A यूनियन B, प्रूफ बता रहा हूं, प्रूफ P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू A यूनियन B। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है मुझे, पार्थ क्या बोल रहे हैं? नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, खुद से। ठीक है, नाउ P ऑफ A यूनियन B, तो दोनों में टोटल आउटकम्स हो जाएंगे M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस Rn। देयरफॉर दोनों को स्प्लिट किया तो M1 अपॉन N प्लस M2 अपॉन N। M1 अपॉन N का मतलब हो गया P ऑफ A plus P of B. So this is the very first theorem, P of A union B is equal to P of A plus P of B, provided A and B are mutually exclusive events. ये फर्स्ट बेसिक थ्योरम है जिसका यूज करके हम सारी आगे की सब्सिक्वेंट थ्योरम्स को डिराइव करते जाएंगे। इसमें कंडीशन का ध्यान रखना है, A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो फिर P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A प्लस P of B हो जाएगा, करेक्ट। नाउ सेकेंड थ्योरम लेते हैं, P of A डैश इज इक्वल टू 1 माइनस P of A। अच्छा, जब मैंने डेफिनेशन बताया था प्रोबेबिलिटी का, उस समय एक छोटी सी बात मेरे से छूट गई बताना। Probability of any event is defined to be the number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, ये अपन ने डिफाइन किया था। अब साफ साफ पता लग रहा है इसी डेफिनेशन से कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि कोई भी फेवरेबल आउटकम नहीं है। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी 1। 1, ठीक है। हाँ,
तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा एंड इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या हो जाएगा 0. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1. ठीक है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट P of A will always lie between 0 and 1. कभी भी इसके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 है, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 है, तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1. ठीक है, नाउ लेट अस प्रूव दिस वन. इसका प्रूफ देखते हैं. वेन डायग्राम काफी काम आने वाला है, तो वेन डायग्राम अच्छे से हमें आना ही चाहिए, आता ही है, ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम तो है नहीं उसमें. तो हम लिख सकते हैं सिंस सैंपल स्पेस कैन बी रिटन एज A यूनियन A डैश, दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं, therefore probability of sample space is equal to probability of A union A dash. प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1 हो गया. अब ये वाला A और A डैश दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. यहां पर देखो, अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं तो प्रोबेबिलिटी उन दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर यूनियन इज इक्वल टू एडिशन ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज. सो दिस विल बी इक्वल टू P of A प्लस P of A डैश. हो गया डिराइव. सो P of A डैश इज 1 माइनस PA. ये सेकेंड रिजल्ट आ गया हमारे पास में. This is theorem 2. Theorem 3. तीसरे के ऊपर आते हैं. Now, probability of A intersection B dash is equal to हो जाएगा P of A minus P of A intersection B. देखो समझते हैं. सैंपल स्पेस बनाया A एंड B. दिस इज A इंटरसेक्शन B डैश, या A माइनस B एक ही बात है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने. नाउ सिंस इवेंट A को हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन A इंटरसेक्शन B. देखो ये वाला शेडेड वाला पार्ट प्लस दोनों का कॉमन पार्ट, यानी इन दोनों का यूनियन मिलके ही तो A बन रहा है. लेकिन ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं, ये वाला और ये वाला दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं. देयरफॉर पहले हम एक बार ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन A इंटरसेक्शन B. अब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो फर्स्ट थ्योरम से implies P of A is equal to P of A intersection B dash plus P of A intersection B. उस वाले को इधर ट्रांसफर कर दो तो we get P of A minus P of A intersection B is equal to P of A intersection B dash. यही प्रूव करना था.
देखो आगे क्या समझ में। पक्का? एनी डाउट हियर? इसी से देखो नेक्स्ट थ्योरम डिराइव करूंगा, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। दिस इज द जनरल रिजल्ट फॉर A यूनियन B। फर्स्ट रिजल्ट जो हमने लिखा था उसमें बोला था कि A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B होगा। ये जनरल रिजल्ट हो गया। अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी जीरो, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो उसका प्रोबेबिलिटी जीरो ही हो जाएगा, जीरो एलिमेंट्स हैं तो ये वाला अपने आप जीरो बन जाएगा। यानी यहां से मैं फर्स्ट रिजल्ट डिराइव कर सकता हूं। ऑफ कोर्स हम उल्टा कर रहे हैं, फर्स्ट से हम ये सब चीजें डिराइव कर रहे हैं। तो इसमें मैंने A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली कंडीशन नहीं लगाई है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती भी है तब भी ये रिजल्ट सही है, क्योंकि इससे फर्स्ट वाला रिजल्ट आ जाएगा। कैसे प्रूव करेंगे? यहीं से देख लो एक बार, इसी डायग्राम से। A यूनियन B का मतलब है A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन B। सिंस A यूनियन B को मैं लिख सकता हूं A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन B, यूनियन B। Therefore P of A union B is equal to P of A intersection B dash union B। ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं, ये वाला इवेंट और ये वाला इवेंट दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं। Therefore एडिशन में चेंज हो जाएगा। सो P of A इंटरसेक्शन B डैश प्लस P of B आ जाएगा। और यहां से देखो P of A इंटरसेक्शन B डैश का वैल्यू P of A माइनस P of A इंटरसेक्शन B। So this is equal to P of A minus P of A intersection B plus P of B। ये ही हमें डिराइव करना था। So P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B। नेक्स्ट, फिफ्थ, फिफ्थ वाला थ्योरम लेते हैं। ये तो वैसे भी क्लियर है, सिंस इफ A is subset of B implies P of A is less than or equal to P of B। ऑब्वियसली वो तो दिख ही रहा है, एक्सियम की तरह यूज कर सकते हैं ये तो। ठीक है, नाउ डी मॉर्गन्स लॉ ले लेते हैं, जो अपन ने उसमें भी पढ़ा हुआ है, फिर कुछ और डेरिवेशंस करेंगे। पहले डी मॉर्गन्स लॉ ले लेते हैं, जो सेट थ्योरी में भी पढ़ते हैं। P ऑफ A यूनियन B का डैश इज इक्वल टू P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश P ऑफ A इंटरसेक्शन B का डैश P ऑफ A डैश यूनियन B डैश, known as De Morgan's laws।
डी मॉर्गन्स लॉज। ये दोनों सेट सेम ही होते हैं ना, ए यूनियन बी का डैश एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सेम होते हैं, इसलिए इनका प्रोबेबिलिटी भी सेम हो जाएगा। आगे समझ में? आगे लेता हूं, लेट मी चेक कौन सा लेना चाहिए मुझे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी मैंने लिखी हुई है, सबको लेने की जरूरत नहीं है, फिर अपने आप बना सकते हैं अपन। लेट मी टेक 2-3 मोर। एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, 7th probability of exactly one of A or B occurs। Exactly one of A or B occurs, that means this is equal to P of A occur कर रहा है लेकिन B नहीं कर रहा है, either this will happen और यूनियन ए नहीं अकर कर रहा है एंड बी अकर कर रहा है। यूनियन और एंड में बिल्कुल केयरफुल रहना है सबको, एंड में इंटरसेक्शन लगाना है और में यूनियन लगाना है। सो आइदर दिस विल हैपन, ए हो रहा है बी नहीं हो रहा है, और बी हो रहा है लेकिन ए नहीं हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज हैपनिंग। सो निकालते हैं इसको। दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं इवेंट्स। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इवेंट में ए हो रहा है बी नहीं हो रहा है, और सेकेंड इवेंट में बी हो रहा है ए नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। ये वाला इवेंट और ये वाला इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, तो इसके लिए आएगा P of A intersection B dash plus P of A dash intersection B। सही है यहां तक? नाउ दिस इज इक्वल टू, इसका मीनिंग हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था मैंने, P of A यानी बिना डैश वाले का P of A आएगा माइनस दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। सो P of A इंटरसेक्शन B प्लस इस वाले में B एज इट इज आएगा P of B माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, सो P of A इंटरसेक्शन B। टोटल मिला के आ गया P of A प्लस P of B माइनस ट्वाइस ऑफ P of A इंटरसेक्शन B। देखो समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब देखो यही चीज मैं वेन डायग्राम से मैं निकाल सकता हूं, विजुअलाइज करके या वेन डायग्राम बना के, वो थोड़ा जल्दी निकल जाएगा, बट इसकी भी आदत होनी चाहिए हमें, ये भी काम आता है। कई जगह पे वेन डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर वहां पे यही काम आने वाला है। ठीक है, वेन डायग्राम से देखो, सैंपल स्पेस ए एंड बी, ए हो रहा है बी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दिस। बी हो रहा है बट ए नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दिस। करेक्ट? तो ऑब्वियसली यहां से पता ही लग रहा है, P ऑफ ए में से ए इंटरसेक्शन बी को सबट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला आ गया। P ऑफ बी में से ए इंटरसेक्शन बी को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वाला आ गया। हो गया खत्म। P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दो बार सबट्रैक्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन, एक बार ए में से और एक बार बी में से। बोलो ठीक है क्या? नाउ सिमिलरली ये वाला तो हम जानते ही है वैसे भी, P ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, बिल्कुल वैसा ही है जैसा सेट थ्योरी में होता है रिजल्ट। P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी
प्लस पी ऑफ सी। अभी फर्स्ट क्लास में तो तुम लोग को ऐसा लगेगा जैसे सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। करेक्ट? इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ए बी एंड सी। ए में सब लिया, बी में सब ले लिया, सी में सब ले लिया। ऐसा करने में ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो 2 बार काउंट हुआ, 1 बार सब्ट्रैक्ट किया। यहां भी बी और सी 2 बार का इंटरसेक्शन 2 बार काउंट हुआ, 1 बार सब्ट्रैक्ट किया। सिमिलरली सी और ए का इंटरसेक्शन भी 2 बार काउंट हो गया, 1 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन इस सब्ट्रैक्शन में हम ये जो तीनों का कॉमन पार्ट है उसको 3 बार सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, जबकि वो 3 ही बार काउंट हुआ था शुरू से ही। तो सब्ट्रैक्शन हो गया, कंप्लीटली खत्म ही हो गया, तो वापस उसको 1 बार ऐड कर दिया। इसी को प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन बोलते हैं। इंक्लूड किया, ज्यादा हो गया, सब्ट्रैक्ट किया, एक्सक्लूड किया, फिर ज्यादा हो गया, फिर वापस इंक्लूड किया, फिर ज्यादा हो गया, फिर एक्सक्लूड किया, एंड सो ऑन। सो पाई, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। नेक्स्ट, जैसे अब मैं इससे कोई 1-2 रिजल्ट बनाने की कोशिश करता हूं। 2 रिजल्ट्स और ले लेते हैं जिससे कि आइडिया और क्लियर हो जाए एकदम। नाइन्थ, बस ये 2 रिजल्ट ले लेते हैं। एग्जैक्टली 2 ऑफ एबीसी अकर, एग्जैक्टली और एटलीस्ट 2 ऑफ एबीसी अकर, 2 यूज कर लेते हैं। नाइन्थ, पी ऑफ, पहले एटलीस्ट वाला ले लेते हैं। एटलीस्ट 2 ऑफ ए बी सी अकर, एटलीस्ट 2 ऑफ ए बी सी अकर। ठीक है, दोनों तरीके से समझाऊंगा, वेन डायग्राम से भी समझाऊंगा जो कि इजी होता है, इसलिए उसको बाद में लेंगे। पहले एल्जेब्रिकल प्रोसीजर से समझिए। एटलीस्ट 2 ऑफ एबीसी अकर, ए हो रहा है, बी हो रहा है, बट सी नहीं हो रहा है। यूनियन, बी हो रहा है, सी हो रहा है, बट ए नहीं हो रहा है। यूनियन, C is happening and A is happening, but B does not happen. Union, या फिर तीनों हो रहे हैं। इस तरह से आएगा ये वाला। At least 2 of the events are happening out of 3। तो हम इस तरह से लिखेंगे इसको। नाउ दिस इज इक्वल टू, सारी के सारी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, ठीक है। देयरफॉर यूनियन जो है वो एडिशन में चेंज हो जाएगा इधर। P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश प्लस P ऑफ B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A डैश प्लस P ऑफ C इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B डैश प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C
सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये जो A इंटरसेक्शन B है इसको एक सिंगल इवेंट लो और C डैश को एक सिंगल इवेंट ले लो, ठीक है। वापस यहां पे रिकॉल करवा रहा हूं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश का वैल्यू होता है, जो बिना डैश वाला है वो लिखेंगे माइनस दोनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे ऐसे, ठीक है। दैट मीन्स ये सिंगल इवेंट मैंने लिया हुआ है तो इसको लिखेंगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस इसका और इसका इंटरसेक्शन बिना डैश के, तो वो आ जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C प्लस, सर ये मेरे को ये वाले स्टेप समझ में नहीं आया। मतलब कोशिश भी नहीं की तूने समझने की और पहले ही बोल लिया। अरे मैं तेरे को टाइम दे रहा हूं समझने के लिए, थोड़ा टाइम देगा तो समझ में आएगा ना। मैंने लिखा नहीं उससे पहले ही तेरी आवाज आ गई, इससे साफ साफ पता लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल किया ही नहीं समझने के लिए। हाँ बोल अब, यस सर। आगे क्या? यस सर। हाँ यस सर। तो फिर इतनी जल्दी क्या रहती है तुझे यार? वैभव की आवाज है ना? यस सर। हाँ तू हमेशा ही मतलब अभी ठीक है, वो बेसिक नेचर चेंज नहीं होती है आदमी की, समझ में आता है मुझे, लेकिन फिर मैच्योरिटी कैसे आएगी? तू शुरू से ऐसे ही पढ़ता है क्या? वैभव तेरे से बात कर रहा हूं मैं, यस सर। ऐसे ही पढ़ता है तू? सर स्टार्टिंग में तो प्राइवेट ट्यूशंस लेता था मैं। हाँ तो बस तू तो ऐसा लगता था कि टीचर तो मेरा गुलाम ही एकदम है ना। नो सर। और क्या, मैं हार्श वर्ड्स यूज करता हूं लेकिन अंदर ये साइकोलॉजी हो जाती है। तो जब तक तू इस चक्कर से बाहर नहीं निकलेगा तब तक चीजों को समझेगा नहीं। तो P ऑफ B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A आ जाएगा प्लस, वहां से देखो P ऑफ C इंटरसेक्शन A माइनस P ऑफ C इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B एंड प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। देखो आगे क्या सबको समझ में? हाँ भाई क्लियर है क्या सबको? अब आवाज ही नहीं आ रही किसी की। यस सर। Yes, sir. करो प्रोसीड। वैभव समझ में आ गया क्या? यस सर। हाँ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आएगा ये इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन सी यहाँ है, सी इंटरसेक्शन यहाँ पर है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस P ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस P ऑफ C इंटरसेक्शन A, एक ये एडिशन वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ट्वाइस ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया।
at least two of A, B, C occur. अब इसी में बताओ, अगर मैं बोलता कि एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी सी अकर, अभी दोनों रिजल्ट को अपन वेन डायग्राम से भी समझेंगे, बट पहले इसी को समझते हैं पूरा। P ऑफ एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी सी अकर, टू ऑफ ए बी सी अकर, एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी सी अकर, तो क्या आ जाएगा बताओ? कॉमन सेंस यूज करो, इमीडिएटली रिजल्ट आ रहा है। सर बस वो लास्ट वाला 3 टाइम्स होगा, -3 हो जाएगा। हाँ, ये हट जाएगा। यहां पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो यूनियन है वो हट जाएगा, मतलब ये हट जाएगा, तो ये कैंसिल नहीं होगा। सो देयरफॉर ये आ जाएगा P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, P ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस P ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आएगा। आगे समझ में? ऑफ कोर्स जब हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं, बट तुमको तो पता ही है कि मैं आलस और आलसियों के बिल्कुल ही अगेंस्ट होता हूं, तो पहले यही सीखना है हमें, ठीक है? इजी चीज हमेशा बाद में सीखने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो एक बार इजी चीजें सीख ली तो फिर वो डिफिकल्ट चीज में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, फिर दिमाग बोलता है अबे क्यों कर रहे हो, इतना काम क्यों कर रहे हैं अपन, जब कम काम में काम हो रहा है तो। ठीक है, तो वेन डायग्राम से देखेंगे, वो एग्जाम के लिए पर्पस के लिए कह सकता हूं, वहां पे अपने को टाइम सेव करना होता है, तो वहां पे अपन वेन डायग्राम से इमीडिएटली रिजल्ट बना सकते हैं। सेम रिजल्ट आ जाएगा अगर हम सही सही बनाएंगे तो। लेट अस सी, जैसे ऊपर वाला बनाया, एटलीस्ट टू ऑफ ए बी सी अकर, at least two of A, B, C occur, that means कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। कम से कम 2 अकर करने चाहिए, इसका मतलब ये वाला मुझे यूज करना है, इसमें ए और बी आ गया, सो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूज किया, प्लस P ऑफ बी इंटरसेक्शन सी यूज किया, ये वाला यूज किया, प्लस P ऑफ सी इंटरसेक्शन ए यूज कर लिया, ये वाला यूज हो गया, तीनों आ गए एडिशन में। अब माइनस ये 3 बार ऐड हो गया है, ये ए इंटरसेक्शन बी में भी था, बी इंटरसेक्शन सी में भी है, सी इंटरसेक्शन ए में भी है, तो ये वाला जो पार्ट है वो 3 बार ऐड हो गया है, तो तीनों बार एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 टाइम्स, -3 आ गया, -3 टाइम्स ऑफ दिस। लेकिन हमने बोला है कि एटलीस्ट टू ऑफ एबीसी अकर, यानी इसको भी एक बार तो हमें इंक्लूड करना ही है, तो प्लस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ट्वाइस बच जाएगा सब्ट्रैक्शन में, वही लिखा हुआ इधर, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, P ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, P ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस ट्वाइस ऑफ P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोलो क्लियर हो गया क्या? यस और नो?
सर इसमें अगर ए बी और सी डिसजॉइंट सेट्स होते तो फिर वो तो क्या अपने आप ही फिर अपने आप ही आ जाएगा ना, तुझे क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो जो भी तू डिसजॉइंट बनाएगा वो अपने आप जीरो हो जाएगा। सपोज बी और सी डिसजॉइंट है, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, रादर वी शुड यूज द वर्ड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, तो ये अपने आप जीरो हो जाएगा। कहाँ प्रॉब्लम है अपने को? ये तो जनरल रिजल्ट निकाल रहे हैं अपन। ओके सर। ठीक है। सिमिलरली लास्ट वाला, एग्जैक्टली टू ऑफ एबीसी अकर, इसका मतलब ये वाला यूज करना है, ये वाला यूज करना है और ये वाला यूज करना है। ये बिल्कुल भी यूज नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 3 टाइम्स आएगा नीचे सबट्रैक्शन में। सो वी आर डन। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने समझा दिया है। एफर्ट्स वाला अप्रोच, नॉन एफर्ट्स वाला अप्रोच, लर्निंग अप्रोच, एग्जाम अप्रोच, दोनों सिखा दिए हैं। आगे समझ में? नाउ अब आगे आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए 10 से 15 मिनट तो चाहिए मुझे, नहीं तो एग्जाम्पल्स नहीं ले पाऊंगा फिर। चलो रहने दो इसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अभी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। बट ऐसा करो, उसमें से प्रॉब्लम पूछ लो डिफरेंशियल इक्वेशंस में से, अगर ज्यादा नहीं हो तो उसी में से पूछ लो पहले। कहां तक डिस्कस हो गया था? 120। 120। ठीक है, आफ्टर 120 बोलो, स्टार्ट करो। सर 125। सॉल्यूशन ऑफ cos x dy by dx प्लस का y sin x इज इक्वल टू 1। एक तो लीनियर इक्वेशन ही बन रहा है ये। सर आंसर में प्रॉब्लम है। आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या? यस सर, आंसर sir. ऑप्शन में नहीं है सर। यस सर, मेरा भी मैच नहीं कर रहा आंसर। गरिमा की आवाज है क्या? यस सर। बाकी लोगों का मैच कर रहा है क्या? नहीं सर। नो सर। क्या? नो सर। नो सर। किसी का भी नहीं आ रहा? सर इसमें एक्चुअली में फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों सेम दे रखे हैं, और इसमें ये बोल रहा है कि आंसर सेकंड ऑप्शन है, और हमारा ऑप्शन मतलब जो हमारा आंसर आ रहा है वो इसमें है भी नहीं गिवन। क्या आ रहा है तो आंसर बताओ। यस y sec x equals हाँ? to tan x c, y sec x plus equals to tan x plus c, यस सर। y sec x, equals to tan x plus c। ठीक है, और यहाँ इधर प्रोडक्ट में दे दिया इसने, और पीछे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सर बी। बी, मतलब बी आंसर को चेक करना है कि वो सही है या नहीं है। यस सर। यही हो गया ना प्रॉब्लम? तो कर सकते हो ना चेक यार, इतना क्या मुश्किल काम है? इसको डिफरेंशिएट कर दो। 125 y का वैल्यू हो जाएगा c इंटू सेक अपॉन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक का मतलब होगा 1 अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, यानी कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। सही लिखा गया मैंने? जल्दी से देखो, सही है? ये चेक करना है मुझे, ये सही है या नहीं आंसर। dy बाई डी एक्स निकाल लो इसका। dy बाई डी एक्स निकाला, वैसे भी cos x इंटू dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं sin x को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। sin x इंटू वाई इज इक्वल टू सी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स को कांस्टेंट रखो, dy बाई डी एक्स इसका हो गया, प्लस y इंटू कॉस एक्स आ जाएगा,
2 इंटू सी इंटू कॉस एक्स इंटू माइनस का साइन एक्स। नहीं आएगा, रॉन्ग है, ठीक है, आंसर में गलती है और क्या है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 137 133 133 133 किसका प्रॉब्लम है 133? सर गरिमा। गरिमा क्या प्रॉब्लम है बोल इसमें। सर आंसर अलग आ रहा है। आंसर गलत आ रहे हैं? यस सर। सारे आंसर गलत थोड़ी हैं। कैसे किया था तूने? सर इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और वो आ गया e की पावर 1 dx। हाँ, ये तो e की पावर x हो जाएगा। सो y इंटू e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर माइनस x इंटू e की पावर x इंटू dx विच इज इक्वल टू x प्लस c। यस सर। अब क्या प्रॉब्लम आ गया? सर इसके आगे सर ex को उस साइड भेजेंगे नीचे, तो सर x e की पावर माइनस क्यों? x प्लस अरे पहले c तो निकाल, c तो निकाल पहले। y ऑफ 0 इज 0। तूने c निकाला था क्या नहीं? सर c ने निकाला। वाह, तो फिर क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा तूने ठीक से, आंसर कहां से मिलेगा? पढ़ तो सही क्वेश्चन को ध्यान से। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? सर y 0 इक्वल्स टू 0। y 0 नहीं बोलते हैं, y ऑफ 0। पिछली बार भी समझाया था क्लास में। y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। क्या मतलब है इसका? सर जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। अरे यार, इस गलती बोलने का ठेका ले रखा है क्या? सही से क्यों बोलने में नहीं आता है? y ऑफ 0 इज 0। वापस बोल इसको, इसका मीनिंग क्या है? इतनी छोटी सी बात को भी हम करेक्टली नहीं बोल सकते क्या? गरिमा बोल। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का क्या मीनिंग होता है? अब देख, इससे पता लग जाता है तू ठीक से पढ़ती नहीं है क्लास में ध्यान से। पिछली बार 2 क्लास में मैंने इतना अच्छी तरह समझाया ये चीज कि इसका मीनिंग क्या होता है। समझाया था कि नहीं ये बता पहले। समझाया था। तो फिर तुझे क्यों नहीं आता है ये? इतनी सिंपल बातों को नहीं सीखेगी तो क्या करेगी फिर? बता कैसे काम करेगी? कौन बता रहा है? when x is equal to 0 then y is equal to 0। हाँ, एट x इज इक्वल टू 0, ये x होता है। एट x इज इक्वल टू 0 y इज 0, ये मीनिंग होता है इसका। बस सीधा पुट करेंगे, y 0 डाल देंगे, वो 0 आ जाएगा। अभी पता नहीं क्या 0 डाल रहे हैं। इतनी छोटी सी लैंग्वेज समझ में नहीं आती क्या? y ऑफ x इज इक्वल टू 0 यानी x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू 0 डालना है। x का वैल्यू 0 डालेंगे, यहां पर y का वैल्यू 0 डालेंगे, उससे c निकलेगा, प्रॉब्लम खत्म हो गया। अभी आंसर जबरदस्ती कैसे मिलेगा फिर? ओके सर। मैं सोचता हूँ चीजों को अच्छी तरह समझोगी, और ज्यादा अच्छी तरह समझोगी। इतनी छोटी बातों को नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल बातें, छोटी भी क्या, सिंपल एकदम, तो फिर आगे क्या समझ में आएगा? अब बोल। यस सर, समझ आ गया। तो फिर क्या यार इतना टाइम लगाती है? जब बोला हुआ है कि क्लास में अच्छी तरह से ध्यान से देखा कर, ठीक से सुना कर, अप्लाई करा कर उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जल्दी से। 137 137 The solution of this differential equation where y is equal to 2 when x is equal to pi by 2 dy upon dx
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है मुझे, क्या प्रॉब्लम आ गया? सर लास्ट में जो मैनिपुलेशन करके आंसर आ रहा है वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। 137 dy अपॉन dx, इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा cos x इंटू cosec x इंटू वाई, cos अपॉन साइन यानी cot x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 cos x। सही है क्या? चेक कर। यस सर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e रेज़ टू दी पावर cot x इंटू dx, cos अपॉन साइन लिखेंगे, साइन का डेरिवेटिव cos हो जाता है log sin x, log sin x होगा तो sin x बन जाएगा, e हट जाएगा, therefore y इंटू sin x इज इक्वल टू 2 cos x इंटू sin x यानी sin 2x इंटू dx प्लस का c, इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। देख सही है क्या यहां तक? हाँ सर। यस सर। अब x का वैल्यू पाई बाई 2 डालेंगे तो y का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, x का वैल्यू पाई बाई 2 डाल दिया वहां पर, cos पाई माइनस 1 आ गया तो प्लस का 1 बाई 2 प्लस c आएगा, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 3 बाई 2। तो c का वैल्यू उधर 3 बाई 2 डाल देंगे, c का वैल्यू 3 बाई 2 डालेंगे तो y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 3 बाई 2। देखते हैं आंसर किस फॉर्म में है, कौन सा वाला आंसर सही है बता? तो 137 का ए दे रखा है। साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स। यस सर। यस सर। सर इसे मैनिपुलेट कर देंगे ना cos 2x को। मैनिपुलेट तो करेंगे ही नहीं तो कैसे होगा? यस सर। y इज इक्वल टू माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाई 2 sin x प्लस का 3 बाई 2 sin x। sin x प्लस cosec x, ठीक है। बोलो क्या करें? सर हम cos 2x को sin square x माइनस हाफ में चेंज कर लेंगे। सर sin पहले square नीचे sin x नहीं लाया, मतलब y sin x इक्वल्स टू sin square x माइनस हाफ प्लस हाँ 3 बस खुद ने कर रखा है, बस वैसे ही करेगा, है ना? इसको चेंज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स प्लस 3 बाई 2 साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई 2 साइन एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस का 3 बाई 2 साइन एक्स, 3 बाई 2 साइन एक्स एंड माइनस का हाफ साइन एक्स मिलके कितना हो जाएगा? 1 बाई साइन एक्स प्लस का साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स। आगे क्या? यस सर। ठीक है, चलो 137 तक हो गया, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे। यस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का थ्योरी को रिवाइज कर लेना, और थ्योरी प्रोबेबिलिटी का रिवाइज करने के बाद में डिफरेंशियल इक्वेशंस का मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज जरूर से करना है। ठीक है, खत्म करो डिफरेंशियल इक्वेशंस को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. सर